I hope all of you will be fine. Students, the topic of today's presentation is angular momentum. Student, before discussing this lecture, I would try to recall you the concept of the momentum. मोमेंटम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. मोमेंटम जो कि लीनियर मोमेंटम था, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते थे, और वो हम कहते थे प्रोडक्ट है किसका, मास का और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का. यानी कि इससे हम क्या चीज अखज करते थे कि किसी चीज का मोमेंटम ज्यादा है या कम है. इससे हमें दरअसल पता क्या चलता था, हमने इसको एक नाम दिया हुआ था विच इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ द मोशन. क्वांटिटी ऑफ द मोशन. क्वांटिटी ऑफ द मोशन से मुराद है कि उसके चलने की मकदार या उसकी मोशन की मकदार क्या है. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि हमारे पास दो कार्स हैं और दोनों के मैसेज सेम हैं और दोनों कार्स एक डायरेक्शन में मूव करती आ रही हैं, लेकिन एक कार की रफ्तार दूसरी से ज्यादा है, तो जिसकी रफ्तार ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और वो जिस किसी चीज के साथ भी जाके टकराएगी तो जब वो कोलिजन होगी तो डैमेज भी उस केस में ज्यादा होगा. तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ अकेला मैस ही ये डिफाइन नहीं करता कि किस चीज का लीनियर मोमेंटम कितना है, बल्कि उसके साथ उस चीज की जो वेलोसिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. इसी को हम इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि अगर एक कार है और एक मोटर बाइक है और दोनों के चलने की रफ्तार सेम है, और देख सकते हैं आप कि दोनों के चलने की रफ्तार से मुराद कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन अगर आप देखें कि कार का मास ज्यादा है और बाइक का जो मास है वो कंपैरेटिवली कार से कम है, तो लिहाजा अगर ये किसी चीज के साथ जाके दोनों साइमल्टेनियसली टकराते हैं तो ये किस केस में डैमेज ज्यादा होगा, कार के केस में. क्यों? क्योंकि इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी सेम है, लेकिन क्या है, मास कार का ज्यादा है. तो आसान अल्फाज में हम ये कहते थे कि लीनियर मोमेंटम किसी भी स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है, जिसमें m उसका मास होता है और v उसकी वेलोसिटी होती है. एंगुलर मोमेंटम फिर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स होगा, जिनको हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है. तो अगर हम, जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखा था, तो हम कहते हैं कि मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग या रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स. और अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a particle is said to possess angular momentum about a reference axis if it moves so that changes position with respect to रेफरेंस एक्सिस. उस रेफरेंस से अगर वो अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज करे तो हम कहेंगे कि उसका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा. अच्छा स्टूडेंट, इस चीज से तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर वो रेफरेंस एक्सिस से अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज करेगी तो उसका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, और अगर वो रेफरेंस एक्सिस से अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज करेगी तो उसकी एक जाहिर सी बात होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी. इसी तरह से उसका फिर एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा अगर वो अपने रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करेगी. अब आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस पी के बराबर। ये किस तरह से होता है इसको समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि ये मेरा फिक्स पॉइंट है, एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, और इससे हमारे पास यहां पर एक मैस जो कि पॉइंट मैस है मौजूद है, और उसका मैस जो है वो m है, और इस फिक्स पॉइंट से एक्सिस ऑफ द रोटेशन से जो फासला होता है हम उसे पोजीशन वेक्टर r का नाम देते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट जो पॉइंट मैस है वो घूम रहा है किसी, अब मैं सिर्फ ये डॉटेड लाइन इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाए कि अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा इस रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से तो हम कहेंगे ये घूम रहा होगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी, चूंकि ये घूम रहा है तो जो इसकी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर, चूंकि ये मौजूद है तो इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट डायरेक्शन में होगी। हम उसको यहां पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि ये टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी नाम दे सकते हैं, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अच्छा जी, और स्टूडेंट हमने ऊपर अभी ये देखें पढ़ा है कि P इक्वल्स टू mv, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी लीनियर वेलोसिटी की, वही उसके लीनियर मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। तो हम यहाँ पर इसका P की डायरेक्शन को भी यही लिख देते हैं कि ये हमारे पास P है। और इसी पार्टिकल का अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें तो वे इस पोजीशन वेक्टर r और इस p का प्रोडक्ट होगा, जिसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस p को हम लिख सकते हैं rp साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर। और हमारे पास अगर हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ जाएगा आर पी साइन थीटा। देखिए जब कभी भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास उसका जो पोजीशन वेक्टर आर होता है और हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है या उसका जो मोमेंटम है वो एक दूसरे चूंकि टेंजेंट है तो हम कहते हैं वो परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास एंगल कितना होगा 90। हम सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा आर पी, क्योंकि साइन 90 क्या होगा 1, और पी की जगह पर अगर हम देखें वो रिजल्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ा पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एम वी, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या बन जाएगा एम आर वी, ये हमारा क्या है जी एंगुलर मोमेंटम है। अब स्टूडेंट इसको हम देखें तो हम इस रिजल्ट को आर पी साइन थीटा को हम एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं जो इस डायग्राम की बुनियाद से हम देख सकते हैं। देखिए अगर ये वेलोसिटी का वेक्टर है और मैं इसी को आगे एक्स्ट्रापोलेट करूं, ये हमारे पास जो r है मैं इसको डॉटेड लाइन से अगर रिप्रेजेंट करूं कि ये r की जितनी मैग्नीट्यूड है लाइन की उतनी ये हो, ठीक है जी, और डायरेक्शन भी वही है तो ये भी r वेक्टर कहलाएगा। अब ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि v वेक्टर और r वेक्टर दोनों की टेल्स इकट्ठी हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसे हम क्या नाम दे सकते हैं थीटा। ये थीटा क्योंकि ये उस रेफरेंस एक्सिस से अपनी पोजीशन इसने चेंज की। हम ये कहते हैं कि अगर ये रेफरेंस एक्सिस था, इस रेफरेंस एक्सिस से ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो जितना ये घूमेगा, जब ये घूम के यहां आएगा तो जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही उसकी वेलोसिटी की भी, जो उसकी टेंजेंट वेलोसिटी की रोटेशन है वो भी उसी एंगल पर होगी। इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि ये एंगल थीटा है। और बिल्कुल इसी तरह से हम अगर देखें कि ये हमारे पास जो वेलोसिटी है अगर हम उसको भी इस तरह से प्लॉट कर दें तो हमारे पास ये देखें v और ये v, हम ये कह सकते हैं कि ये भी v वेक्टर होगा। ये बेसिकली हमने क्यों किया, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी जो ऑपोजिट एंगल है वो हमेशा हम कहते हैं बराबर होते हैं अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि r और v के दरमियान जो एंगल थीटा है इसकी बुनियाद पर हम इसको r को इसके कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड करें तो हम ये देख सकते हैं कि r का एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक हमारे पास r का ये वाला कंपोनेंट होगा। मैं उसको भी ये ब्लू कलर की लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये देख लेंगे। अब हम अगर देखें
तो हमारे पास ये आर का कौन सा कंपोनेंट है, क्योंकि ये थीटा के सामने है तो ये आर का साइन कंपोनेंट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो ये आर का साइन थीटा होगा। और अगर हम स्टूडेंट देखें तो जो आर साइन थीटा है और पी, आर साइन थीटा है और जो पी, आप देख सकते हैं ये पी की डायरेक्शन है ये, और हमारे पास ये आर साइन थीटा है। तो आर पी साइन थीटा अगर हम देखें तो इनके दरमियान ये आर पी साइन थीटा मैंने जो यहां पर लिखा है ये आपके सामने आर साइन थीटा और पी, आर पी साइन थीटा। और यहां से मैंने आपको जो बताया भी था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उसकी लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी में और उसके पोजीशन वेक्टर आर में जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज होगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने भी है कि ये 90 एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर हम अगर 90 लिखें तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाता है। अगर इस कॉन्सेप्ट पर हम देखें तो जैसे हम कहते थे कि जो लीनियर मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर और उसकी रफ्तार पर, बिल्कुल इसी तरह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट या रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम भी उतना ज्यादा होगा, और इसी तरह से उसके एक्सिस ऑफ द रोटेशन से बॉडी तक का पॉइंट मास तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हम आर कहते हैं, अगर वो जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जो कि एक डिस्क कह लें या एक रिंग कह लें, अगर उसका रेडियस स्मॉल है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी स्मॉल होगा, और अगर उसका रेडियस बड़ा होता जाएगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होता जाएगा। और फिर हम उसकी रफ्तार, इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फैन है तो फैन जो है वो उसके जो विंग्स हैं, अगर आप सपोज करें कि एक फैन ऐसा है जिसके विंग्स का मास कम है और दूसरा फैन ऐसा है जिसके विंग्स का मास ज्यादा है, तो आप अगर यहां से देखें कि अगर दोनों के घूमने की रफ्तार सेम होगी तो एंगुलर मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है। ठीक है। और इसी तरह से हम ये कहेंगे कि अगर दोनों फैंस में से जो सेंटर ऑफ द मास है, जो कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हवाले से अगर एक का आर ज्यादा है और दूसरे का आर कम है तो लिहाजा उस हवाले से भी जिसका आर की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एम पर भी डिपेंड करता है, आर पर भी डिपेंड करता है और वी पर भी डिपेंड करता है। और यहां से ही अगर हम इसके यूनिट निकाल लें तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम मास का, आर चूंकि एक फासला है तो मीटर, और स्पीड जो हमारे पास मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास इसका रिजल्ट बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और यहां से ही अगर हम इसकी डायमेंशन भी लिख लें तो डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास किलोग्राम, चूंकि मास का यूनिट है कैपिटल एम, मीटर चूंकि लेंथ का यूनिट है कैपिटल एल, और ये टी माइनस वन, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन इसकी डायमेंशन भी आ जाएगी। अब स्टूडेंट चूंकि ये बॉडी तो घूम रही है और इसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी की बजाय सूटेबल टर्म होगी वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम इसे कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू, हम पढ़ चुके हैं किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के इक्वल होता है। हम इस इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन नंबर अगर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 में आर एम आर वैसे ही लिख देंगे और v की जगह पर आर ओमेगा लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब स्टूडेंट यहां से देखें तो ये हम पीछे पढ़ कर आए हैं अभी लास्ट टॉपिक में, एम आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। और अगर हम इसी इक्वेशन को कंपेयर करें किसके साथ, जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया, P इक्वल्स टू एम वी और L इक्वल्स टू आई ओमेगा, तो हमारे पास P हमें पता है लीनियर मोमेंटम है और L एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों एक दूसरे का रोटेशनल एनालॉग हैं। M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो कि डिफाइन क्या करता है, सिर्फ इनर्शिया हम कहते हैं किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। और जो I है इसको हमने क्या पढ़ा है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी कि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है जिसमें सिर्फ मास नहीं होता बल्कि आर स्क्वायर का प्रोडक्ट भी होता है मास के साथ। और हमारे पास v जो कि लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये दोनों इक्वेशन आपके सामने। स्टूडेंट इसी तरह से हम इसका रिजिड बॉडी के केस में भी देखते हैं कि अगर एक बॉडी रिजिड बॉडी है
और वो एक सिमेट्रिक बॉडी है और मास की डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है, तो उस पर एंगुलर मोमेंटम अगर हम डिफाइन करेंगे उसके लिहाज से या उसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करते हैं, आइए अब देखें कि हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है कि जो कि सिमेट्रिक रिजिड बॉडी है। अगर हम इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो इसका मास है, हम सपोज उसे नाम दे देते हैं कि वो mi है, और इस मास का इस एक्सिस ऑफ द रोटेशन से जो फासला है उसको हम कह देते हैं कि वो ri है, ठीक है जी। और जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस पर टेंजेंट होगी, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास vi है, जो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि L जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, mrv के बराबर होता है। तो यहां से देखें कि अगर मैं इस बॉडी को यह कहूं कि n नंबर ऑफ द मासेस हैं, तो हम m1 के लिए कहेंगे इसका जो एंगुलर मोमेंटम L1 वो किसके इक्वल होगा, m1 r1 और v1। और अगर हम इसके लिहाज से इसका दूसरा रिजल्ट देखें जो हमने किया था कि L इक्वल्स टू m आर स्क्वायर और ओमेगा, इसके लिहाज से हम अगर L1 का देखें तो हम कहेंगे L1 जो होगा वो होगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1। ये मैंने दोनों फॉर्म्स इसलिए लिखी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि ये जो v है उसकी जगह पर जब हम r ओमेगा लिखते हैं तो हमारा जो लास्ट रिजल्ट आया था ये उसके अकॉर्डिंगली है। इसी तरह से जो सेकंड मास होगा उसका एंगुलर मोमेंटम m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2। इसी तरह से L3 इक्वल्स टू m3 r3 स्क्वायर ओमेगा 3। और अगर हमने n नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है तो Ln जो आखिरी हमारा सेगमेंट होगा mn rn स्क्वायर और ओमेगा। और जो बात हम पहले स्टूडेंट्स कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सारा जो है वो एक जिस रफ्तार से घूम रहा है उसके जितने भी पॉइंट मासेस होंगे जिनको हमने कंसीडर किया होता है उन सब की रफ्तार भी सेम होगी और उनका एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा n, और सब की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा लिखा जा सकता है। और अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने मालूम करना है तो हम इन सब को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, और लास्ट क्या है mn rn स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पर मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा n की जगह पर ओमेगा लिख दिया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, ओमेगा कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर और अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर। और इसको जैसे हम पहले लिखते थे समेशन mi ri का स्क्वायर and I starts from 1 and ends at n, और ये ओमेगा, और ये पूरी उस रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और टोटल एंगुलर मोमेंटम L जो होगा वाई ओमेगा के बराबर आ जाएगा। इस केस में भी हमारा वही रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास ये है कि जो बॉडी है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूम सकती है और किसी दूसरे के एक्सिस ऑफ द रोटेशन के गिर्द भी घूम सकती है। तो लिहाजा उसके दो तरह के एंगुलर मोमेंटम हैं, स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम को तो हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां भी L होगा, यहां भी L होगा। चूंकि ये स्पिनिंग है तो हम LS लिख देते हैं, ये ऑर्बिटल है तो हम LO लिख देते हैं। अब देखें इसके लिए आपकी बुक में एग्जांपल भी दी गई है कि अगर एक इंसान जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द, अपने ही सेंटर ऑफ द मास के गिर्द घूमना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो उसकी स्पिनिंग मोशन होगी क्योंकि वो इंसान जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा है।
और अगर वो इंसान किसी दूसरी चीज के एक्सिस के गिर्द घूमे तो वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। अब हम ये इसको डिफाइन पहले भी कर चुके हैं, इसको मैं दोबारा से भी लिख लेता हूं कि स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम किस ऑब्जेक्ट का होता है, इफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट rotates about its own axis, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा, स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम होगा। और इफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी rotates about some other axis, तो हम कहते हैं कि वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ revolves around sun, जैसे इलेक्ट्रॉन्स revolves in an orbit around nucleus, जबकि इस केस में हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं, जैसे अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।